दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8th हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने वाले हैं। और यार अगर आपने इससे पहले हमारे पिछले चैप्टर्स की वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। आपको पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी आपके सभी हिस्ट्री चैप्टर्स की। एंड देन माय फ्रेंड्स, मैंने आपकी पूरी साइंस को भी यहाँ पे अपलोड कर रखा है और आगे आपकी जियोग्राफी एंड देन आपकी पॉलिटी भी आने वाली है। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से आज के हमारे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका चैप्टर स्टार्ट होता है माय फ्रेंड्स यहाँ से। और सबसे पहले आपके पास गिवन है एक फिगर, एक पिक्चर जो कि आपको बताती है यहाँ पे ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन द 17th सेंचुरी की। भाई यहाँ पे देखो यार, आपके जो समुद्री जहाज हैं और ये सभी कहाँ पे हैं, ये पड़ते हैं आपके सूरत पे। आपको पता है आपका सूरत कहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे पड़ता है। आपके जो समुद्री जहाज सारे सूरत के आसपास है माय फ्रेंड्स। और बता रहे हैं कि भाई ये आपका जो समुद्र का मतलब कि किनारा हमारा लगता है ना, वहाँ पे का आपको सीन दिखा रखा है, वो भी 17th सेंचुरी का। ठीक है, अब इसके बारे में आगे बताते हैं। सूरत इन गुजरात ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द इंडियन ओशन trade. Dutch and English trade ships began using the port from the early 17th century. Its importance declined in the 18th century. अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके इंग्लिश ट्रेडर आए थे, मतलब कि इंग्लिश व्यापारी आए थे, आपके जो डच व्यापारी आए थे, वो आपके इसी मतलब पोर्ट का वो लोग यहाँ पे यूज़ करते थे। उसके बाद आपको बताता है यहाँ पे कि भाई 17th सेंचुरी के अंदर तो आपका ये जो पोर्ट था ना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे ही आपकी 18th सेंचुरी का टाइम आया तो इस पोर्ट की इंपॉर्टेंस आपकी घट गई थोड़ी सी। ठीक है, सो चलो यार अब आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं दिस चैप्टर टेल द स्टोरी ऑफ अ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज, नेमली द टेक्सटाइल एंड द आयरन स्टील। बोथ these industries were crucial for the industrial revolution in the modern world. Mechanized production of cotton textile made Britain the foremost industrial nation in the 19th century, and when its iron and steel industry started growing from the 1850s, Britain came to be known as the workshop of the वर्ल्ड। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या बताने वाले हैं कि भाई जो हमारा पूरा चैप्टर है ना, उसके अंदर हम स्टोरीज डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम आपके दो सेक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। एक तो है आपका टेक्सटाइल, यानी कि जो आपके कपड़े वगैरह बनते हैं हम उसको लेंगे, और एक लेंगे माय फ्रेंड्स हम आपके जो स्टील और लोहे वगैरह बनते हैं उस वाली इंडस्ट्री को। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, जैसे ही ब्रिटेन के अंदर जब इसकी मशीनें बनने लगी, यानी कि मशीनें आ गई कपड़ा बनाने की, और साथ में जब आगे चल के यहाँ पे जो स्टील था ब्रिटेन का, उसकी डिमांड भी आगे चल के बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो यहाँ पे जो आपका ब्रिटेन था ना, वो एक वर्ल्ड की वर्कशॉप बन गया था आपका। मतलब कि जाते जैसे समय के साथ इन दोनों की ग्रोथ हुई तो वो वर्ल्ड का वर्कशॉप बन गया था। और कैसे उसकी ग्रोथ हुई, कैसे कुछ यहाँ पे सीन हुआ, वो सभी हम एक स्टोरी की हेल्प से अपने चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सो अब आगे बताता है द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन हैड अ क्लोज कनेक्शन विद द कॉन्क्वेस्ट एंड कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो आपका ये ब्रिटेन इतनी ऊपर ऐसे गया था ना, इसका सीधा सीधा संबंध किससे था? इसका सीधा सीधा संबंध था कि वो हमारे इंडिया के अंदर आके जो कोलोनाइज कर रहे थे ना माय फ्रेंड्स, उससे कि भाई हमारे इंडिया को अंडर में करके यहाँ से सामान को वहाँ पे भेज के फिर उसको उससे कुछ नया सामान बना के उसको बेच के, या फिर उसी सामान को वहाँ पे ऊंचे दामों पे बेच के वो इस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट वो लोग कमा रहे थे। ठीक है, वो सब हम चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं, तो अभी आप इतनी चिंता मत लो और आगे प्रोसीड करते हैं। अब कहते हैं यू हैव सीन चैप्टर सेकंड हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ द टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ द ट्रेड चेंजेड ओवर द डिकेड्स। इन द लेट 18th century द कंपनी वॉज buying goods in India and exporting them to England and Europe markets. Profit through the sale. With the growth of industrial productions, British industrialists began to see India as a vast market for their industrial products, and over time manufactured goods and Britain begins flooding India. How did this affect Indian crafts and industries? This is the question we will explore in this chapter. अब बेसिकली माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को क्या बातें बताते हैं, यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई ये बात हम चैप्टर सेकंड के अंदर पहले ही जान चुके हैं कि भाई जो स्टार्टिंग में यहाँ पे अंग्रेज आए थे, वो आए थे यहाँ पे ट्रेड करने, यानी कि व्यापार करने। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो आप सभी को पता है कि वो लोग यहाँ पे पॉलिटिकल पावर की तरफ बढ़ने लगे और बाद में उन लोगों ने ले ली यहाँ पे पॉलिटिकल पावर। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे आगे बताता है कि पॉलिटिकल पावर लेने की वजह से जैसे ही आपकी 18th सेंचुरी से थोड़ा आगे जाके टाइम आया, तो वो यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ से सामान को खरीद के सस्ते दामों पे उसको ब्रिटेन में जाके वो लोग बेचते थे। और उसके कुछ टाइम बाद तो माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होने लगा कि भाई हम ही लोगों से वो लोग यहाँ पे टैक्स वसूलते, और उस टैक्स को वसूलने के बाद यहीं पर हम लोगों से सामान खरीदते और फिर वहाँ पर जाके उसको ब्रिटेन में पहुँचा देते, यानी कि हमारा पैसा हम ही को देकर वो सामान लेके वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर पहुँचा देते। और फिर उन्होंने आगे जाके ये चीज़ की कि भाई जब ब्रिटेन में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो उन लोगों को लगा कि भाई हम अपने सामान को सस्ते दामों पे इंडिया के अंदर बेच सकते हैं। इस वजह से जो इंडिया के लोग पहले से वो रोज़गार कर रहे थे उनका रोज़गार यहाँ पे नीचे गिर जाने लगा और ये चीज़ आपकी स्टार्ट होने लगी। अभी मे भी हो सकता है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में ना आ रही हो, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना माय फ्रेंड्स। आप ध्यान से अभी के लिए इतना समझिए, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ते चलेंगे तो आपको सारी बातें ये क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। अभी हम जस्ट चैप्टर का आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं और साथ में यहाँ पे बताता है कि भाई यही हमारे चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य है। यहाँ पे हम जानेंगे कि भाई कैसे यहाँ पे जो हमारी क्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो हमारी स्टील इंडस्ट्री थी, उनको कैसे अफेक्ट पड़ा जब ब्रिटेन के गुड्स आके हमारे इंडिया के अंदर बिकने लगे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आराम से आप सभी को समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं हम इंडियन टेक्सटाइल्स एंड दी वर्ल्ड मार्केट को, ठीक है, कि भाई हमारे इंडिया के अंदर जो टेक्सटाइल्स थी वो सब और वर्ल्ड की मार्केट की क्या डिमांड थी, क्या कुछ वहाँ पे डिमांड किया जा रहा था, ठीक। यहाँ पे कहते हैं लेट अस फर्स्ट लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन अराउंड द 1750s बिफोर द ब्रिटिश कॉन्कर्ड द बंगाल। इंडिया वाज बाय अ फार फ्रॉम द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल। इंडियन टेक्सटाइल्स हैड लॉन्ग बीन रिनाउंड बोथ फॉर देयर फाइन क्वालिटी एंड द एक्विसाइट क्राफ्टमैनशिप। They were extensively traded in the Southeast Asia, Java, Sumatra, Peng, and the West and the Central Asia. From the 16th century, European trading companies began buying Indian textile for the sale in Europe. Memories of this flourishing trade and the craftsmanship of India weaver is preserved in many words still current in English and other languages. It is interest to trace the origin of such words and see what they tell us। अब यहाँ पे आप सभी को क्या बातें समझाता है, चलो फटाफट से अब उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप सभी को बताता है यार देखो कि भाई जो आपका 1750 से पहले का टाइम था, यानी कि जब आपकी जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन हमारे इंडिया के अंदर करी जाती थी उसको अंग्रेज़ों ने अपने अंडर में नहीं लिया था। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका यहाँ पे हमारा जो इंडिया के अंदर कॉटन बनती थी उसके साथ में जो कपड़े बनते थे वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस थे, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अब साथ में आप सभी को बताते हैं कि भाई इतना अच्छा कपड़ा हम लोग यहाँ पर बनाते थे ना कि भाई वो कपड़ा आपका दूर दूर तक बिकने के लिए जाता था। जैसे कि माई फ्रेंड्स वो आपका जावा में बिकने के लिए जाता था, फिर वो आपका सुमात्रा में भी बिकता था। आप इन सभी के लोकेशंस को मैप पे जरूर से चेक करना यार, ये आपका एक असाइनमेंट होगा। इस सभी के लोकेशन में इसलिए आपको नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। उसके साथ में माय फ्रेंड्स हमारा वो पेंजा में दिखता था। आप इन सभी के नेम्स यहाँ से देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद बताते हैं कि भाई हमारा इंडिया यहाँ पे हो गया, उसके बाद हमारा जो सेंट्रल यूरोप था वहाँ पे बिकता था, उसके बाद यहाँ पे वेस्ट में भी बिकने लगा। तो यार यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ ने देखा कि भाई ऐसे ऐसे इंडिया का सामान यहाँ पे बिक रहा है, इसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। फिर यूरोपियन जो व्यापारी थे, ट्रेडर थे, वो यहाँ पे आने लगे इस चीज़ को खरीदने के लिए और वहाँ पे जाके उसको बेचने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बताते हैं आप सभी को कि भाई जो हमारा इंडिया का आर्ट था उस टाइम की जो टेक्सटाइल थी उसकी चीज़ें आज भी हमें देखने को मिलती हैं यार, जो इंग्लिश के वर्ड बने हुए हैं कपड़ों से रिलेटेड उनके अंदर, ठीक है। बेसिकली यार मतलब कि सबसे मतलब कि जो हमारा उस टाइम पे टेक्सटाइल था ना, मतलब कि कपड़े वगैरह के जो उद्योग थे बहुत अच्छे वाले थे, उन्हीं के बेस पे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी बने हुए हैं उस टाइम से ही, जो हमें आज भी सुनने को मिलते हैं, जिनसे हमें पता लग पाता है कि भाई हमारी क्राफ्टमैनशिप उस टाइम पे कितनी अच्छी थी और कितनी एडवांस थी। और उन वर्ड्स को ढूंढने में हमें काफ़ी मज़ा भी आता है। तो यही बात आपको यहाँ तक समझाता है, ठीक है। और मे भी आप सभी को क्लियर हो चुके होंगे, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। सो बिल्कुल भी झिझकना मत। एंड देन माई फ्रेंड्स आप इस पिक्चर को एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है। अब इस पिक्चर के बारे में ही हम बातें डिस्कस करेंगे कुछ, एंड देन फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे इस पिक्चर को देखने के बाद यहाँ पे आपको बताता है पतोला वीव एंड मिड 19th सेंचुरी पतोला वॉज अ woven in Surat, Ahmedabad and Patna, highly valued in Indonesia. It became a part of the local weaving tradition there। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये आपका एक पतोला है, आप इसको ध्यान से देख सकते हो। ये आपका एक बहुत अच्छे तरीके से आपके सूरत के अंदर बनाया जाता था उस टाइम पे, और साथ में ये आपके पटना में भी बनता था। पटना आपको पता है बिहार में पड़ता है, सूरत आपका गुजरात में पड़ता है। इन सभी की लोकेशंस आप सभी को पता होनी चाहिए, तो फटाफट से मैप उठाओ, लोकेशन देखो एक बार, ठीक है। फिर बताता है कि भाई ये जो आपका पतोला यहाँ पे बनता था इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडोनेशिया के अंदर, जबकि हमारे इंडिया के अंदर ये चीज़ बिल्कुल लोकल थी और आम थी, मतलब कि वहाँ पे बनना, जहाँ पे सूरत और पटना का जो एरिया था वहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद चलो यार, अब मैंने आपको बताया था ना कि कुछ वर्ड्स ऐसे लिए गए हैं जो कि हमारे हिंदी से डायरेक्ट उठा के उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो चलो उनके बारे में कुछ स्टोरी यहाँ पे जानते हैं, जो कि यहाँ पे बताते हैं हम सभी को। वर्ड्स टेल अस हिस्ट्री, कि भाई कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में ज्ञान देते हैं, ठीक है। अब बताता है, यूरोपियन ट्रेडर्स फर्स्ट इनकाउंटर्ड फाइन कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया कैरिंग बाय द अरब मर्चेंट्स इन मोसूल इन प्रेजेंट डे इराक। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई आखिरकार जो यूरोपियन लोग थे उनको कैसे पता लगा कि भाई इंडिया के अंदर इतना अच्छा कपड़ा बनता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो हमारे इंडिया से कपड़ा ना, यहाँ पे जो इराक के लोग थे आपके, उस टाइम पे उसको मोसूल बोलते थे माय फ्रेंड्स। क्या बोलते थे? मोसूल। आप इस वर्ड को यहाँ पे अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, मोसूल को। इराक वाले लेके जाते थे तो यार उन्होंने देखा कि इनके पास इतना अच्छा कपड़ा आखिरकार कहाँ से आ रहा था। उनको पता लगा कि भाई तो इंडिया से आ रहा है, तो फिर वो भी यहाँ पे इंडिया की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। हम आगे बताते हैं, सो दे बिगिन रेफरिंग टू ऑल फाइन वूवन टेक्सटाइल एज मुस्लिन। सो इसी वजह से माय फ्रेंड्स अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जितने भी अच्छे कपड़े होते थे ना, उस सभी को क्या बोलना स्टार्ट कर दिया कि भाई ये तो मुस्लिन है, MUSLIN, ठीक है। ये आपका क्या है? मुस्लिन है। तो अब आपको पता लगा आपका मुस्लिन वर्ड आखिरकार आया कहाँ से है। अब यहाँ पे बताता भी है कि अ वर्ड दैट एक्वायर्ड वाइड करेंसी, कि भाई ये आपका वो वर्ड था जो कि आपका बहुत दूर दूर तक फैला। अब बताते हैं, व्हेन द पुर्तगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस दे landed in Calicut on the Kerala coast in the southwest India. The cotton textiles which they took back to Europe along with the spices came to be called as calico. अब यहाँ पे बता रहा है कि जो आपके पुर्तगीज लोग थे, ठीक है, वो आप सभी को पता है कि हमारे जो केरला की ये वाली कोस्ट है यहाँ पे आए थे। यहाँ पे आए थे तो वो ढूंढने तो यहाँ पे मसाले आए थे, आपके स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले जैसे कि आपकी काली मिर्च वगैरह हो गई, तो वो स्पाइसेस यहाँ पे ढूंढने आए थे। लेकिन वो अपने साथ में कुछ कॉटन के कपड़े भी ले जाते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। सो माय फ्रेंड्स, वो उनको क्या बोल देते हैं यहाँ पे, उनको वो बोलना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे कैलिको, ठीक है। द कॉटन टेक्सटाइल्स विच दे कम टुक बैक टू द यूरोप अलोंग विद स्पाइसेस केम टू बी कॉल्ड एज कैलिको, ठीक है। इस पूरे वर्ड में आप सभी को यही बात बताते हैं। देखो तो कैलिको वर्ड कहाँ से आया, मुस्लिन कहाँ से आया। अब इन वर्ड्स को यहाँ पे ध्यान से समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये जो वर्ड था आपका, ये कैलिकट से उठाया गया। अब बताते हैं, सब्सिक्वेंटली कैलिको बिकेम द जनरल नेम फॉर ऑल कॉटन टेक्सटाइल। और धीरे धीरे माय फ्रेंड्स क्या होता चला गया कि भाई जो आपका कैलिको वर्ड था ना, ये सभी कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए यूज़ किया जाने लगा। फिर बताते हैं, देर आर मैनी अदर वर्ड्स विच पॉइंट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स इन द वेस्टर्न मार्केट। इन फिगर 3 यू कैन सी अ पेज ऑफ एन ऑर्डर बुक दैट द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट टू अ रिप्रेजेंटेटिव इन कलकत्ता इन 1730। The order that year was for the 5,89,000 pieces of cloth. Browsing through the order took you would have seen a list of 98 varieties of the cotton and silk clothes. These were known by their common names in the European trade as pieces good, usually वूवन क्लोथ पीसेस दैट वर 20 यार्ड लॉन्ग इन फर्स्ट यार्ड। अब बेसिकली यार यहाँ पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आप सभी को नहीं बताता है। यहाँ पे बेसिकली आप सभी को यही बात बताना चाहते हैं कि भाई आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो। इस पिक्चर के अंदर आप सभी को एक पूरी लिस्ट दिखा रखी है जो कि आपके यूरोपियन लोगों ने यहाँ पे इंडिया के अंदर अपने जो उनके व्यापारी थे उनको भेजी थी और कहा था कि हमें ये कुछ सामान चाहिए है। और ये जो सामान था माई फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके 5,89,000 के अराउंड जो आपके पीस थे उन लोगों ने वहाँ पे मंगाए थे अपने पास में, ठीक है। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉटन्स के नाम देखने को मिल जाएंगे, जो आपके कपड़े बनते हैं उनके नाम देखने को मिल जाएंगे। फिर मैं आप सभी के लिए इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप सभी को इसको पढ़ने में आसानी हो, एंड देन यार आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये लो, ठीक है। तो आप इसको स्टडी कर लेना बस यार, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस आपको कॉटन्स के अलग अलग नाम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि उस टाइम पर यूज़ किए जाते थे, ठीक है। तो आप देख सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको इस वाली साइड में गिवन है आपकी नेम्स। एक मिनट कलर चेंज करते हैं। देखो यार इस वाली साइड आपको गिवन है नेम्स एंड देन यहाँ पे आपको ऑर्डर वगैरह रुपीज़ वगैरह लिखे हुए हैं। तो बेसिकली आपकी एक ऑर्डर बुक लगा सकते हो आप इसको इस तरीके से, ठीक है। बाकी अब आप इसको स्टडी करने में आपको हेल्प होगी, इसलिए मैंने जूम कर दिया था इसको। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे आपको इसी के बारे में कुछ बातें बताता है और कहता है, अ पेज फ्रॉम अ ऑर्डर बुक ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1730s, कि भाई ये एक पेज था आपकी ऑर्डर बुक का ईस्ट इंडिया कंपनी का 1730s का, ठीक है। Notice how each item in the order book was carefully printed, priced in London. This order had to be placed 2 years in advance because this was the time required to send orders to India, get the specific clothes woven and shipped to Britain. Once the cloth pieces arrived in London, they were put up for auction and sold. अब यहाँ पे बताता है कि भाई
ये यहाँ पे सीन क्या होता था कि भाई आप इस बात को ध्यान से देखो कि उन्हें हर एक कॉटन का आइटम का मतलब पहले से ही प्राइस तय कर रखा है और पहले से प्राइस फिक्स कर रखा है। दूसरी बात आपको यहाँ पे कहते हैं कि आप इस बात को भी नोटिस करो कि भाई ये ऑर्डर उनको उस टाइम पे बहुत पहले मिल जाता था और पहले मिलने के बाद वो उसको वहाँ पे लंदन में जब पहुँचा देते थे तो पहुँचाने के बाद सीधा उसका ऑक्शन यानी कि भाई हम जो नीलामी कहते हैं वो उसकी हो जाती थी या फिर वो सीधे बिक जाते थे। तो ऐसा कुछ सीन वहाँ पे होता था, ठीक है। तो चलो यार अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। आगे कहते हैं नाउ लुक एट द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द क्लोथ्स इन द बुक अमोंग द पीसेज ऑफ ऑर्डर्स इन बल्क वर प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स कॉल्ड द छींट कोजीज और द खसा एंड द बंधना। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म छींट कम चेंज है, आई मीन हाँ चेंज, ये हमारा नाम था ना माय फ्रेंड्स छींट, तो उससे रिलेट कर रहे हैं ना इसलिए दैट्स वाई। कोई बात नहीं, चलो आगे हम डिस्कस भी करने वाले हैं, आपको मजा भी आएगा, बाकी सही बोल दिया मैंने। डू यू नो वेयर द इंग्लिश टर्म चेंज कम फ्रॉम इन द इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड छींट। देखा यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो इंग्लिश टर्म आपकी छींज है आखिरकार ये कहाँ से आया, तो ये उठाया गया हमारे जो हिंदी टर्म था छींट उससे। अब बताते हैं ये हमारा एक क्लॉथ होता है जो कि थोड़ा स्मॉल होता है और कलरफुल फ्लावर के इसके ऊपर डिज़ाइन हमें देखने को मिलते हैं। फिर बताता है फ्रॉम द 1680s there started a craze of printed Indian clothes, cotton textile in England and the Europe, mainly for their exquisite floral design and the fine texture and relative cheapness. Rich people of England, including the Queen herself, wore these clothes of the Indian fabric. अब यहाँ पे आप सभी को बेसिकली यही बात बताता है कि भाई जो आपका 1680s का टाइम आया तो उस टाइम पे इंग्लैंड और यूरोप के अंदर एक ट्रेंड चल गया कि भाई हमें तो जैसे कि इंडियन कपड़े बन के आते हैं वो पहने, क्योंकि इनका जो प्राइस था उस टाइम पे बहुत कम था और जो हमारे डिज़ाइन होते थे कलरफुल फ्लावर टाइप के वो उन लोगों को बहुत पसंद आते थे। यहाँ तक कि जो उनकी रानी थी ना वो भी यही कपड़े पहनती थी, ठीक है। सो चलो अब आगे देखते हैं। तो ये देखो माई फ्रेंड्स, ये है आपकी पिक्चर जमदानी की, ठीक है। ये आपका जमदानी वीव है जो कि आपका अर्ली 18th सेंचुरी का यानी कि 18th सेंचुरी के शुरुआती दौरों का है। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ बातें आपको बताएगा और कहता है जमदानी इज़ अ फाइन मुस्लिन ऑन विच, अब देखो यहाँ पे वर्ड आपका कौन सा है माय फ्रेंड्स, मुस्लिन। और मुस्लिम आप मुस्लिन वर्ड आपका कहाँ से है आप सभी को पता होना चाहिए कि भाई जितने भी हमारे अच्छे कपड़े होते थे हम सभी को क्या बोलते थे, मुस्लिन बोलते थे, ठीक है। ये भाई जमदाई जो है वो जमदानी आपका एक मतलब कि बहुत अच्छा मुस्लिन है। ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वूवन ऑन द लोम टिपिकली इन अ ग्रे एंड वाइट। यहाँ पे बताते हैं कि इसके ऊपर भाई आपके ग्रे एंड वाइट कलर के अंदर हमें देखने को मिलते हैं कि भाई जो आपका डिज़ाइन होता है वो ऑफ्टन अ मिक्सचर ऑफ कॉटन एंड गोल्ड थ्रेड वाज यूज्ड in the cloth in the picture. The most important center of the Jamdani weaving the डेक्का इन बंगाल एंड लखनऊ इन दी यूनाइटेड प्रोविंसेस। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका डेक्का पड़ता है बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा वहाँ पे, और आपका जो लखनऊ पड़ता है आपके कहाँ पे आज के टाइम पे यूपी में, तो यार वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ आपकी बनाई जाती थी, ठीक है। और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें गोल्डन थ्रेड साथ में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके साथ आगे बताता है सिमिलरली द वर्ड बंदना नाउ रेफर टू एन ब्राइटली क्लर्ड एंड द प्रिंटेड स्कार्फ। अब आपका जो बंदना वर्ड है माय फ्रेंड्स वो आपका एक बहुत चमकीले स्कार्फ से यहाँ पे रिलेट करता है। स्कार्फ आप सभी को पता है मे भी क्या होता है, सभी ने देख रखा है। फिर बताते हैं फॉर द नेक एंड हेड ओरिजिनली द टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड बंधना। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये जो वर्ड था ना हमारा बंधना, ये हमारा बंधना वर्ड से उठाया गया था एंड रेफर टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लॉथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइपिंग एंड ड्राइंग। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई ये जो आपका कपड़ा बनाया जाता था ये आपका जो आपका मेथड होता है ना टाइपिंग करने का और डाइंग करने का, उसकी हेल्प से बनाया जाता था, ठीक है माई फ्रेंड्स। वापस फिगर 5 को देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है प्रिंटेड डिजाइन ऑन अ फाइन क्लॉथ छींट प्रोड्यूस इन मसूलीपत्तनम आंध्र प्रदेश मिड 19th सेंचुरी। आपका मिड 19th सेंचुरी का डिज़ाइन है जो कि आपकी मसूलीपत्तनम के अंदर बनाया गया। अब आप लोकेशन ट्रेस करो फटाफट से, आपकी मैकबुक के अंदर कहाँ पे आती है आपकी मसूलीपत्तनम, एंड साथ में माय फ्रेंड्स ये कुछ होता है आपका छींट का कपड़ा, आप इसको यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो। अब आगे बोलते हैं देयर वर द अदर क्लोथ्स इन द ऑर्डर बुक दैट वी नोटेड बाय देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन कसम्बीर, पटना, कोलकाता, उड़ीसा, Charpure. The widespread use of such words shows that the popular Indian textiles had been come in different part of the world. अब यहाँ पे माय फ्रेंड्स हमने उस ऑर्डर बुक के अंदर अलग टाइप के नेम देखे, जैसे कि आपके भाई हमें काशिम बाजार देखा, उसके बाद माय फ्रेंड्स पटना, कोलकाता, उड़ीसा देखा। तो इससे हमें ये बात समझ में आती है कि भाई जो हमारे इंडिया की उस टाइम पे भाई टेक्सटाइल थी उसकी कितनी ज़्यादा डिमांड थी यूरोपियन मार्केट के अंदर और ब्रिटेन्स की मार्केट के अंदर, ठीक है। अब यार ये देखो माय फ्रेंड्स, ये पिक्चर है आपकी बंदना की जो मैंने आपको बताया था, डिज़ाइन अर्ली 20th सेंचुरी, और ये डिज़ाइन है आपका शुरुआती 20वीं शताब्दी का, ठीक है।
तो आप अब सभी इनको ध्यान से समझते हुए चलना पिक्चर्स को। अब आगे कहते हैं नोटिस द लाइन दैट रन्स थ्रू द मिडल, डू यू नो why this ordinary to tie and dye silk pieces are seams together with a gold thread embroidered bandhana patterns were mostly produced in the Rajasthan and Gujarat। यहाँ पे कहता है कि आप ध्यान से देखो, इसके बीच में जो गोल्डन लाइन गई है आपको दिखाई दे रही होगी, ये कुछ किस टाइप की आपकी लाइन है, ये वहाँ पे यूज़ की जाती थी डिज़ाइन के अंदर। और ये डिज़ाइन ज़्यादातर आपके गोल्डन थ्रेड के साथ में किया जाता था। और साथ में बताते हैं कि भाई ये चीज़ आपकी राजस्थान और गुजरात के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में बनाई जाती थी। ठीक है, तो चलो उसके साथ अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स इन यूरोपियन मार्केट के बारे में कि भाई जो हमारा इंडियन टेक्सटाइल थी यानी कि इंडियन कपड़ा था, उसका क्या हाल था यूरोप की मार्केट के अंदर। ठीक है, अब कहता है बाय द अर्ली 18th सेंचुरी वरीड बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल्स, वूल एंड सिल्क मेकर ऑफ द इंग्लैंड बिगिन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स इन द 1720 द ब्रिटिश गवर्नमेंट enact a legislation banning the use of the printed cotton textile chint in England. Interestingly, this act was known as the Calico Act. At this time, the industries had just begun to develop in England, unable to compete with the Indian textiles. English producers wanted a secure market within the country by preventing the entry of the Indian textiles. The first to grow under the government protections was the calico printing industry. Indian design were now intimated and printed in England on white muslin और the plain unbleached Indian cloth। अब बेसिकली यहाँ पे आप सभी को क्या सीन बताता है, चलो इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अब यार यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, अब मैं एरिया बनाऊँगा पूरा अच्छे से। अब यहाँ पे हो गया आपका ब्रिटेन, ठीक है, और ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली सीन क्या हो रहा था, आपको पता था कि भाई जितना अच्छा कपड़ा था हमारे इंडिया में बनता था, स्पेशली जो आपका छींट का कपड़ा था, यहाँ पे जो बताया गया है छींट। ठीक है, और ये ज़्यादा था आपका यहाँ पे ब्रिटेन में, और इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड थी, लोग मतलब कि फटाफट से इसको मतलब खरीद लेते थे। ठीक है, अब यार होने क्या लगा कि ब्रिटेन के अंदर भी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ खुलने लगी जो कि कपड़ा बनाती थी। अब एक बात बताओ, आपने कोई छोटी सी दुकान खोली है और आपके सामने एक बहुत बड़ा शोरूम है, यानी कि यहाँ से पहले से बहुत ज़्यादा कपड़ा जा रहा है और इसकी सबसे अच्छी पहले से डिमांड है और मार्केट बन चुकी है, तो लोग कहाँ से खरीदेंगे? आप खुद से सोच के बताओ मेरे को। ऑब्वियस ही बात है हमारे इंडिया वाला ही खरीदेंगे। लेकिन यार वहाँ पे क्या किया उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात कही, तो 1720 के अंदर गवर्नमेंट एक लॉ लेके आए जिसको वो बोलते हैं यहाँ पे कैलिको एक्ट। और उस एक्ट की हेल्प से माय फ्रेंड्स इन लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे जो छींट हमारे इंडिया का उस मार्केट के अंदर जाता था उसको कर दिया बैन, कि भाई ये यहाँ पे नहीं जा पाएगा, अगर वहाँ पे जाएगा तो इसको बहुत ज़्यादा हाई टैक्स देना पड़ेगा, फिर उतने हाई प्राइस में तो कोई नहीं खरीदेगा, फिर तो हमारा सस्ता यहाँ से लेना पड़ेगा। तो इस वजह से जो यहाँ पे इनकी नई नई कंपनियाँ माय फ्रेंड्स खुली थी ना, यहाँ पे छोटी छोटी कंपनियाँ, इनको क्या होने लगा, प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि लोग इन्हीं से अब सामान को खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ से सामान उनके पास यहाँ पे जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो यही कुछ बताते हैं आपको। यहाँ पे कैलिको प्रिंटिंग का वो लोग यूज़ करते थे। तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्टार्ट करी थी ना, वो वाइट मुस्लिन से, यानी कि आपका वाइट कपड़े से स्टार्ट की थी, और साथ में जो आपका अनब्लीच होता है ना इंडियन क्लॉथ, उससे स्टार्ट की थी। ठीक है, तो यही कुछ बात माय फ्रेंड्स आपको यहाँ तक बताते हैं। बाकी आज ज़्यादा हम आगे नहीं जाएंगे, आज के इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करेंगे, ताकि आपके माइंड में ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करो, अगेन से उसको समझो। अगर समझ में तब भी नहीं आते तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड देन माय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए और उन्हें भी नॉलेज मिल पाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो हमारी नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय।